डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आज हम अवकलन के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। अवकलन, जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में, पिछली चर्चा में आपसे बात की थी कि परिवर्तन की तात्कालिक दर जब x में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो तो उस स्थिति में डेल y बाई डेल x बदल जाएगा dy बाई dx में, और इस dy बाई dx को हम अवकलन के नाम से जानते हैं। अब अवकलन के कुछ नियम हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अवकलन का मानक स्वरूप या घातांक का नियम या पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यह है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स की घात n हो तो dy बाई dx, यानी इसका x के सापेक्ष, किसका, फलन y का x के सापेक्ष जो है अवकलन, जिसे हम dy बाई dx कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है जो चर की घात है। अब यहाँ x चर है और उसकी घात कितनी है? स्वतंत्र चर यहाँ पे x है, इसकी घात है n। इस घात को सबसे पहले लिखिए इनटू चर की घात में से एक घटा दीजिए, x की घात में से जो कि n थी उसमें से एक घटा दिया तो n-1 हुआ। ये होता है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x की घात n, यानी अवकलन करना x की घात n का, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये होता है n इंटू एक्स की घात n-1। ये पहला नियम है, आधारभूत नियम है, स्टैंडर्ड फॉर्म है यह अवकलन की। इसे पावर रूल के नाम से भी जानते हैं। ये आसान है सारी चीज़ें, लेकिन हमें याद रखनी है। देखिए, गणित याद रख के समझ कर काम करने का, याद रखते हुए समझ के चलने का अगर हम तरीका अपनाते हैं तो गणित में कामयाब होते हैं। गणित में या गणितीय स्वरूप जिस भी विषय का है उसके बारे में हम तभी कामयाब होंगे। यहाँ रटा कुछ नहीं जाता कि आपने चार चीज़ें तो हैं नहीं कि एकदम रट लिया साहब, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन कितने ही तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए समझना ज़रूरी है चीज़ों को। नेक्स्ट रूल जो है, ये किसी स्थिर राशि का अवकलन शून्य होता है, यानी y इज इक्वल टू c कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स इसका जो है वो शून्य होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि y बराबर 25 है तो इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा 25 का। अब ये 25 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जब भी अगर स्थिर राशि है तो उसका अवकलन शून्य होता है। स्थिर राशि का अवकलन शून्य क्यों होता है? क्योंकि स्थिर राशि में परिवर्तन संभव नहीं है, और अवकलन है क्या? परिवर्तन की तात्कालिक दर है। भाई 25 तो 25 ही रहेगा, ना ये 26 हो रहा ना ये 20 हो रहा। तो जब परिवर्तन हुआ ही नहीं इसमें, तो परिवर्तन की दर कैसे निकाल सकते हैं आप? तो परिवर्तन की दर शून्य होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रहे किसी भी स्थिर राशि का अवकलन शून्य होता है। नेक्स्ट जो रूल है इसका अवकलन का, एक स्थिर राशि तथा अवकलनीय फलन के गुणा का अवकलज। स्थिर राशि c और ये फलन है जो अवकलनीय है, यानी इसका अवकलन हो सकता है। तो y इज इक्वल टू c इंटू यू, और u क्या है? u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, u फलन है x का। इस फॉर्म में हो तो इसका जो अवकलन है dy बाई डी एक्स, c जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसा कैसा ही रख लेते हैं, और अवकलन होना होता है इस फलन का। अब ये फलन जो है x पर निर्भर करता है, तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन होगा du बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखिए उदाहरण, c की जगह 6 ले लिया और u की जगह हमने x क्यूब लिया है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 6x क्यूब या 6x की घात 3,
6x⁻³ हो तो अवकलन कीजिए। तो अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, अब 6 को तो एज इट इज़ ले लिया, यहाँ जैसे लिया है कांस्टेंट को। अवकलन किसका होना है? x⁻³ का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो d/dx ऑफ x⁻³ अभी किया नहीं है, मतलब ये जा रहा है कि इस x⁻³ का x के सापेक्ष अवकलन होना है। तो अवकलन कीजिए। जब x⁻³ का अवकलन क्या होगा? 3x², क्योंकि घात पहले, x की घात जो 3 है उसमें से 1 घट जाएगा। तो 6 एज इट इज़। अब x³ का अवकलन 3x⁻², तो 6 × 18, 18x² हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये अवकलन का एक नियम है। अब ये गुणा का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही नियम उपयोगी हैं, लेकिन ये बार बार हमें फेस करना पड़ता है जब भी हम आगे चलेंगे। गुणा का नियम यह है कि यदि कोई फलन y = u × v के रूप में हो तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले तो u का अवकलन करना है, v को एज इट इज रखते हुए, जो सबसे पहले आ रहा है उसका पहले अवकलन, और दूसरे को वैसा का वैसा ही। फिर u का कर चुके हैं तो अब v का अवकलन u को एज इट इज रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो इसका जब सूत्र यह है कि v dy/dx ऑफ u × v इज इक्वल टू v × du/dx प्लस, अब u का तो कर दिया, u का कर दिया तो v का करेंगे, v का जब करेंगे तो u को एज इट इज रखेंगे, तो u × dv/dx ये होता है। ये सूत्र समझ लीजिए, ये नियम समझ लीजिए। ये गुणा का नियम है, या गुणा के रूप में जो अवकलन हो तो ये सूत्र काम में लिया जाएगा। अब इनसे संबंधित मैं उदाहरण एक साथ लूँगा। नेक्स्ट, भाग का नियम। यदि y = u/v के रूप में कोई फलन हो तो dy/dx कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर आपने पहले सामने आने वाले का पहले किया है, बाद वाले का बाद में किया है, और इसी तरीके से आगे करते चले गए, याद रखा, तो यहाँ आपको गलती की गुंजाइश यहाँ ख़त्म हो जाती है। वरना यहाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो चाहे पहले v का कर दो चाहे u का कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले अवकलन किसका? u का। जब u का अवकलन करेंगे तो v को एज इट इज रखिए, तो u का अवकलन du/dx और v एज इट इज है। अब चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, ये ध्यान रखना, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। u का कर चुके हैं, अब v का अवकलन करना है। u को एज इट इज रखा, अवकलन v का dv/dx, x के सापेक्ष अवकलन किया है, बटा v², ये इसका सूत्र है। ठीक है, जिसका पहले अवकलन किया जाना है वो u है, और बाद वाले का अवकलन किया जाना है वो v है, लेकिन यहाँ चिन्ह है जो माइनस का है। अब यहाँ तो चाहे इसका पहले कर दो और चाहे इसका पहले कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चिन्ह प्लस का था, यहाँ चिन्ह माइनस का है, इसलिए u का पहले करना ज़रूरी है और v का बाद में करेंगे तो ही हम सही कर पाएंगे। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ v × du/dx माइनस u dv/dx बाई v²। ठीक है, मतलब यही है ये। नेक्स्ट, जो लघुगणकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं, इसका क्या नियम है? अब देखिए, यहाँ मैंने साफ तौर पर लिखा है,
अवकलन के लिए log का आधार नेचुरल होना चाहिए, यानी ई पर आधारित होना चाहिए। आप कॉमन लॉग फॉर्म में अवकलन करेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए तो आपको आधार परिवर्तन करके उसे नेचुरल लॉग में लाना पड़ेगा। जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस ई कोई फलन है। अब अगर मैं यहाँ ई ना भी लिखता तो भी मतलब वही होता कि ये प्राकृतिक आधार पे है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x लिखा होता सिर्फ, या लॉग x लिखा होता और कहा जाता कि आप इसका अवकलन कीजिए, तो इसका मतलब होता कि ये प्राकृतिक आधार पर लॉग है जिसका अवकलन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो log x का अवकलन होता है 1/x, dy बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। ये नियम है। नेक्स्ट, चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल। अब जैसे y इज इक्वल टू ई की घात x हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की घात x होगा। अब देखो आगे जाके ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी जब हम कुछ उदाहरण हल करेंगे, कुछ समस्याएं देखेंगे। जब हम इसको कर रहे होते हैं तो वास्तव में चरघातांकीय फलन का जो मैंने उदाहरण लिया है कि dy बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स का मतलब है कि ई की घात x का तो अवकलन ई की घात x हो गया, लेकिन इस x का अवकलन 1 होता है तो ये इंटू 1 होता है। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो फिर आप एज इट इज़ नहीं रख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम रूल है, फलन के फलन का अवकलन। अब यदि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, y फलन है u का, या y निर्भर करता है u पर और u निर्भर करता है x पर, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? तो dy बाई डी यू, मतलब इस फलन का u के सापेक्ष में अवकलन, क्योंकि स्वतंत्र u है, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स बचेगा। तो यह अवकलन के नियम है जिनमें एक पावर रूल है, महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेस है या अवकलन का शुरुआत है। एक गुणा का नियम है, एक भाग का नियम है, लघुगणकीय फलन वाला नियम है और चरघातांकीय फलन का नियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो वैसे ही आपकी प्रैक्टिस से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो अब इनसे संबंधित अवकलन के जो हमने विभिन्न नियमों का अध्ययन किया है, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, उनको हम हल करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स की घात -5 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए। तो कैसे करें? ये पावर रूल से होगा। तो dy बाई डी एक्स, एक्स की घात -5 का क्या होगा? घात को चिन्ह सहित सबसे पहले लिखेंगे, तो -5 इंटू एक्स की जितनी भी घात है, यहाँ पे -5 घात है, उसमें से एक घट जाएगा, चाहे ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दोनों ही स्थितियों में एक घटेगा। तो एक्स की घात -5 माइनस 1, ठीक है, बराबर, अब क्या हुआ? -5 एक्स की घात -6। ये इसका आंसर हो गया और अवकलन हो गया इसका। दूसरा, यदि y इज इक्वल टू एक्स हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब आपसे कहा जाता है y इक्वल टू एक्स का मतलब है x की घात 1, और जब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे फलन का, डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन, तो x की घात 1 माइनस 1 यहाँ कर रखा है, देखिए आप, y इक्वल टू एक्स की घात 1, तो घात को पहले लिया 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1
तो 1x की घात 0, क्योंकि एक में से एक गया तो 0, x की घात 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ब्रैकेट की घात 3 हो, इन सब की घात 3 हो, तो इसका अवकलन कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। फलन y का अवकलन x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव है y का x के सापेक्ष में, अवकलज जिसे हम कहते हैं। तो तरीका वही है, घात जो है। अब इसके दो तरीके बनते हैं कि या तो हम u प्रतिस्थापन के नियम से कर लें, आगे जाके हम उसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ हमने उसका अध्ययन नहीं किया इसलिए सीधा कर रहे हैं। तो घात को पहले लिख दिया साहब, घात 3 है, ब्रैकेट, इसको लिख दीजिए पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लिख दिया साहब, ब्रैकेट। अब जो घात है 3 उसमें से घटा दीजिए, ये हो गया। अब ये घात का तो अवकलन कर दिया हमने, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा रह रहा है, इसका भी करना बाकी है, इनटू। अब अंदर वाले का कीजिए, अब घात को भूल जाइए। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 और 7 का अवकलन 0, तो इसका अवकलन 2x प्लस 3 हुआ ब्रैकेट का। ये गुणा हो जाएंगे। अब बस सरल कर लीजिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस टू पावर 2 इंटू 2x प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया।